नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम किसी विशेष पत्रकार के साथ किसी विशेष व्यक्ति पर या विशेष मुद्दे पर बात करते हैं, वो चाहे राज्य के हो या देश के हो। आज हम जिन पर बात करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के इन दिनों बेहद चर्चा में रहे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अपना करियर जो है छात्र राजनीति से शुरू किया, फिर जो है वो लोकदल से जुड़े, लोकदल के जनता दल उत्तर प्रदेश के महासचिव रहे, लोकदल में भी बड़े पदों पर रहे, फिर जो है 1996 में बसपा में शामिल हो गए और बसपा में उनका कद इतना बड़ा हो गया था कि वो माना जा रहा था कि जो मायावती के बाद वही है बसपा के सबसे बड़े नेता। बसपा में मंत्री भी रहे वो बसपा सरकार के दौरान मायावती के शासन में। फिर वो जब बसपा से अलग हुए तो शामिल हो गए बीजेपी में, फिर बीजेपी में ही मंत्री बने। फिर बीजेपी में भी उनका निर्वाह नहीं हुआ और पिछले जो चुनाव से पहले 2022 का जो चुनाव हुआ उससे पहले वो आ गए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ। अब अभी अखिलेश यादव की पार्टी में है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो चर्चा में है अपने बयानों को लेकर। आपको याद होगा तुलसीदास के बयान, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारण के अधिकारी, इस पर बिहार से जो चर्चा शुरू हुई उत्तर प्रदेश में इसको जो है और तेजी दी स्वामी प्रसाद मौर्य ने। और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये जो है रामचरितमानस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वो उनकी घटिया बयानबाजी है, वो ऊंची राजनीति कर रहे हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रुके नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य अब चर्चा में है इस बात के लिए कि वो कह रहे हैं कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है तो पहले बौद्ध मठ था। बीजेपी के नेताओं का परेशान होना जरूरी था। बीजेपी के नेता परेशान हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों या उसके प्रदेश अध्यक्ष हों या उत्तर प्रदेश के और नेता हो, वो सब कह रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उससे हिंदू भावनाएं आहत हो रही है और एक तरह से कहिए धमका भी रहे हैं कि अगर इस तरह से बोलते रहे तो हिंदू भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपनी बात पे अड़े हैं, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम उसका भी एक हिस्सा दिखाएंगे आपको। लेकिन एक और है कि इस उनके बयान से बीजेपी की परेशानी तो समझ में आती है, मायावती भी परेशान है और वो कह रही है कि ये जो बयानबाजी कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ये वोटों की राजनीति हो रही है। तो बीजेपी के लोग भी वोटों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, मायावती भी वोटों की राजनीति करने की बात कर रही हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि सारे राजनेता, सारी राजनीतिक पार्टियां वोटों की ही राजनीति कर रही है। अभी जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं संसद में जिस तरह से हंगामा हो रहा है, देश में जिस तरह से मणिपुर में जो हो रहा है और जो अब हाल में जो वहां हुआ हरियाणा में, उससे जाहिर होता है कि वोटों का खेल कितना बड़ा है। और भले आप दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दे, दूसरे नेता पर लगा दे कि ये वोटों की राजनीति कर रहा है, लेकिन सब उसी में शामिल है। कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पर, कोई अगड़े के नाम पर, कोई पिछड़े के नाम पर, सब के सब राजनीति में जुड़े। और राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, राजनीति कीजिए, राजनीति अच्छी है, राजनेता है तो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन राजनीति जो है नागरिकों के हित में होना चाहिए, भावनाओं को भड़का करके लड़ाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। और 1991 में एक कानून बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें कहा गया था कि 1947 के पहले जो जिस अवस्था में मंदिर, मस्जिद या जो भी प्रार्थना स्थल है वो है, वो रहेंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि बीजेपी संविधान को तो मानती नहीं और न ही मानती है, वो जो जो कानून बनाए गए हैं उसको, उसका अपना एजेंडा है और वो अपने एजेंडे पे चलते रहे। और मैं कहूँ केवल बीजेपी के, सारी पार्टी वही कर रहे हैं, संविधान को कमोबेश सबने नुकसान पहुंचाया। और संविधान जो देश के नागरिकों को मालिक होने का अधिकार देता है, देश के नागरिकों को जो सर्वोपरि करता है और कहता है कि वही इस देश का मालिक है, वही सरकार में कौन बैठेगा तय करे। लेकिन जो राजनीतिक सत्ता पे बैठते हैं वो अपने तरीके से नागरिकों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा
डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार है, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ में है, कई अखबारों के सीनियर पदों पर रहे हैं और संपादक भी रहे। उत्कर्ष जी को आप पहले भी देख चुके होंगे हमारे चैनल पे, अलग अलग चैनलों पे, डिजिटल मीडिया के चैनलों पर, ब्रॉडकास्ट मीडिया के चैनलों पर आते रहते हैं, अखबारों में अपने आर्टिकल लिखते रहते हैं और बेहद सक्रिय है। अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इसको डिजिटल चैनल हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, सब लोग कहते हैं डिजिटल चैनल। तो वो उत्कर्ष सिन्हा वो भी चलाते हैं और बेहद सक्रिय है। देख रहे हैं युवा तो है ही, वो तो जाहिर है उनकी सक्रियता ज्यादा होगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखते हैं। इसलिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा आपका स्वागत है और बिना समय गवाए हम पहले छोटा सा एक वीडियो दिखा दें स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, उसके बाद हम आपसे संवाद शुरू करें। वक्तव्य के क्रम में जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी रोज साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम और कभी मस्जिद और मंदिर का मामला उठाकर इस देश की सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने की लगातार कोशिश करती रहती है, जबकि हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का। आम प्रचलन में समय समय पर इस नारे को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हमारा भारतीय संविधान भी सभी धर्म पंथ संप्रदाय को समान रूप से महत्व देता है। सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी धर्मावलंबियों की भावनाओं का महत्व देना और सभी के आस्था को सम्मानित करते हुए समाज में भाईचारा स्थापित करना सभी धर्मों का मुख्य मकसद है। भारतीय संविधान भी यही कहता है। इसलिए इस प्रकार के नृत्य प्रति वाद विवाद न हो, हमने प्रस्ताव किया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी उसी को यथावत मानकर हम देश में भाईचारा बनाए, सामुदायिक सौहार्द बनाए, राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़े। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तहत निरंतर मस्जिद मंदिर मामला, हर मस्जिद में मंदिर खोजने की बात करेंगे तो ये परंपरा उनके लिए महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ भी खोजना शुरू करेंगे, क्योंकि तो उत्कर्ष भाई, आपने हालांकि पहले ही वीडियो देखा होगा, चूंकि सोशल मीडिया पे है और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप तो शायद गए भी उस कार्यक्रम में हों या नहीं भी गए होंगे तो आपके रिपोर्टर गए होंगे, आपको खबर मिली हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है हर मंदिर, हर मस्जिद के भीतर मंदिर ढूंढेंगे तो फिर मंदिर के पीछे जो है, मंदिर के नीचे जो है वो बौद्ध मठ दबे हुए हैं, बौद्ध मंदिर दबे हुए। और इस बात से भाजपा को तो परेशानी होनी चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक बात है और ऐतिहासिक बातों में तो भाजपा भी जिस तरह से बात करती है उसके ऐतिहासिक तथ्य कितने मजबूत है वो तो हम, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया था होने के लिए, तो जो वहां से फैसला आया वो पता चल जाता है कि कितना साक्ष्य था जो मंदिर के दावा कर रहे थे उनके पास और किस तरह से भावनात्मक आधार पर ये जो है फैसला हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट भावना के आधार पर कोई जजमेंट नहीं देता है, नहीं देना चाहिए उसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें भावनात्मक आधार सबसे मजबूत आधार था, वो ऐतिहासिक तथ्य कमजोर था।
तो जो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं अगर एक तटस्थ नागरिक के तहत कहूं तो मैं उनके बयान को कुछ गलत नहीं देख पा रहा। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से ही सहमत होते हुए, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज जो है वो बहुत आदिकाल से, बहुत कुछ चीजें हैं जो आदिकाल से चल रही हैं, जो सृष्टि की संरचना के बाद ये जो धर्म, जो तौर तरीके, उपासना पद्धति, ये समय के साथ विकसित हुई चीजें। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मूर्ति शिल्प की अगर बात करें आप, और देवी देवताओं के मूर्ति शिल्प की बात करें, तो आप देखिए हमारे हिंदू धर्म में, मैं भी हिंदू धर्म का उपासक हूं, आप भी हैं, हमारे यहाँ अगर आप पुराने मंदिरों को देखिए जो बहुत पहले हैं, तो वहां पे कोई मूर्ति जैसी चीज होती नहीं थी। अगर दुर्गा के शक्तिपीठ को हम देखते हैं तो वहां पर एक पिंडी जैसी चीज मिलती है, और अगर शिव की जगहों को देखते हैं तो वहां भी शिवलिंग मिलता है, कोई स्वरूप नहीं मिलता है। स्वरूप तो आया 1800 लेट 80s में, जब राजा रवि वर्मा ने चीजों को बनाया। अब उपासना स्थल की बात है, लेकिन बौद्ध धर्म पुराना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। असल बात, सवाल बौद्ध और हिंदू और मस्जिद का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो, अगर आप जैसे कहते हैं कि हमारी आस्था का सवाल है, तो दूसरे की आस्था का भी सवाल है। और आस्थाओं का टकराव अगर होने लगता है तो राजनीति वैसा ही स्वरूप ले लेती है जैसा आज की तारीख में हम देख रहे हैं। 30 साल पहले हमने अयोध्या में देखा था, और अभी ज्ञानवापी का जो पूरा प्रकरण चल रहा है बनारस में, वहां पर हमने ये देखा। अब आप देखिए उसकी विडंबना, विद्रूपता, या कुछ भी आप कह लीजिए, कि काशी का ही मैं उदाहरण देता हूं। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, वो ठीक है, उसके अगल बगल बहुत सारे मंदिर थे, सैकड़ों की तादाद में मंदिर थे, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए। बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, उसमें बहुत सारे विग्रह जो थे वो भी तोड़ दिए गए, विलुप्त हो गए, कुछ मिले, कुछ फेंक दिए गए, कुछ नालियों में मिले। आस्था वहां पे नहीं डगमगाई, क्योंकि राजनीति को उसका पुश नहीं मिला, राजनीति का पुश उसको नहीं मिला, लोगों की आस्थाएं डगमगाई। सोचिए कि बनारस में कोई 70, 80, 90 साल के लोग जब सुबह जाते होंगे वहां पूजा करने, तो वो एक एक फूल सबके ऊपर चढ़ाते हुए जाते होंगे, अचानक वो जगह खाली हो गई, और वहां पे एक टिकट कटाइए और डायरेक्ट एंट्री लीजिए। उनकी भी आस्थाएं हैं, उनकी भी आस्थाएं, वो जिस गणपति को पूजा करते होंगे, जिस देवी देवता, जिस विग्रह की पूजा करते होंगे, आस्था तो वहां भी गड़बड़ाई। लेकिन चूंकि राजनीति का पुश नहीं मिला उसको, राजनीति का पुश दूसरी तरफ था, वो एक भव्य कॉरिडोर की तरफ था, इसलिए वो बात आई गई हो गई। मस्जिदों, मैं जो है इंटरफेयर करते हुए फिर आगे ले चलता हूँ दूसरी जगह, उसी से आप कंटिन्यू करते हुए आगे चले जाएंगे। आपने जो एक जिक्र किया कि 18वीं शताब्दी में मूर्तियों का ये हुआ, मूर्तियां आई राजा रवि वर्मा के पेंटिंग के बाद, लेकिन उसमें कहा जाता कि मूर्तियां तो पहले से थी, लेकिन वो मंदिरों में थी और वहां सब लोगों को आने नहीं दिया जाता था। राजा रवि वर्मा ने जो पेंटिंग्स बनाई, उसके माध्यम से घर घर में तस्वीरें चली गई भगवानों की, देवी देवताओं की। उसके पहले वहां तक पहुंचने की इजाजत नहीं थी पिछड़ों को, दलितों को, अछूतों को, जिस तरह से हिंदू धर्म में था। मैं इसमें बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन धनंजय भाई, दलितों को, पिछड़ों को, शूद्रों को नहीं इजाजत थी, लेकिन बाकी जो अपर कास्ट थे उनको तो इजाजत थी, तो चीजें तो थी, अगर उन्होंने देखी होंगी। बहरहाल उससे हम बाहर आते हैं, हम पॉलिटिकल बात की तरफ चलते हैं। मैं इस पे आता हूँ कि ये जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात है, वो तो सब भड़का रहे हैं। वो हिंदू के नाम पे भड़का रहे हैं, कोई मुस्लिम के नाम पे भड़का रहे हैं, कोई बौद्ध के नाम पे भड़का रहे हैं, कोई ईसाई के नाम पे भड़का रहे हैं। वो तो सब भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं, क्योंकि लगता है कि सब उनके ग्राहक है। एक जो होता है, कई अलग अलग दुकानें खुली है, मैं एकदम बिल्कुल यही मैं बात करना चाह रहा था कि यहाँ पर पॉलिटिकल पुश किस भावना को मिल रहा है, और वहां पर वो चीज महत्वपूर्ण हो जा रही है।
एक सामान्य सी बात है कि मान लीजिए बहुत तो दावे ये भी कहे जाते हैं कि जो अयोध्या है, जो वर्तमान अयोध्या है, ये वो अयोध्या नहीं है जो भगवान राम की अयोध्या थी, वो कहीं और थी। तो एक विचारधारा वो भी है। मुझे याद है बहुजन समाज पार्टी से हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर रहे थे, वहीं से बात शुरू हुई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से निकलते हैं, पहले चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने राजनीति की, उसके बाद फिर वो कांशीराम जी के साथ गए। तो कांशीराम जी के पूरे जो आइडियोलॉग उनके थे, जो BS4 उन्होंने बनाया था, जो चिंतन था, उसमें वो बहुत पूरा का पूरा आधार ही ये रहता था कि ये अयोध्या जो है वो नहीं है, और बौद्ध मठों को नाश किया गया एक राजा द्वारा और सिर को काट के उस नदी में फेंका गया, इसीलिए उतनी दूर में वो नदी सरयू कही जाती है। ऐसा थियरी भी देते हैं लोग, बाकी हर जगह वो घाघरा कही जाती है। तो वो थियरीज हैं, सबकी अपनी थियरीज हैं, उसको हम लोग तो खैर क्या तो एनालाइज करेंगे। हम जो है धार्मिक हाँ, विवाद या धार्मिक चर्चा में हम न बस पड़े। ये कहना चाहते हैं कि जब 90 के दशक से जो राजनीति का स्वरूप बदला है, उस राजनीति के स्वरूप में हर वो चीज जो आस्था के नाम पर थी, वो आस्था के नाम पर वो राजनीतिकरण की शिकार हो गई। और ऐसे में चाहे अपने धर्म को लेके मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बहुत सारा रेडिकल लाइन लिया, बहुत पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे हुए जिन्होंने लिया, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण की का शब्द एक आया, जो कहा गया कि साहब ये सिर्फ मुसलमानों का तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण है। लेकिन अब टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जब बदला है तो ये अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में बदल गया है कि माइट इज राइट। जब हमारे पास सत्ता है, हम बहुसंख्यक भी हैं, और हमारी सत्ता के जो लीडर हैं वो इसी के आधार पर, अगर आप देखिए ना तो आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की राजनीति का आधार क्या रहा? वो यही आस्था की राजनीति उन्होंने की, उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति की। अब ऐसे में प्रश्न 2 है। एक प्रश्न ये है कि बीजेपी ने रिएक्ट किया, क्योंकि बद्रीनाथ एक बहुत बड़ा धाम है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसको लेकर के स्वामी प्रसाद का जिक्र किया और दूसरा उदाहरण दिया। और दूसरा मायावती की चिंता। मूल मसला ये है जी। मैं उस पे आता हूँ उत्कर्ष भाई, मैं उस पे आता हूँ। मैं जो उससे पहले सवाल करना चाहता हूँ, ये क्योंकि इस सवाल में 2 सवाल है बेसिकली जो मैं कर रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितने बड़े नेता है। इससे पता लगता है कि वो अपना चुनाव भी हार गए। जो अभी चुनाव हुआ विधानसभा का 2022 में, अपनी सीट भी गवा बैठे, वो अभी विधान पार्षद है। और वो जो है उनका क्या जनाधार है उस अपने इलाके में, इससे ये भी जाहिर होता है। हालांकि आप उस पर बताएंगे, बात करेंगे। तो क्या उनकी इतनी हैसियत है कि मायावती को वो परेशान कर सके? मीडिया में ये चर्चा तो है कि मायावती परेशान हो गई उनके बयानों से, और मायावती ने जिस तरह से कहा कि वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लग रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट में भी है, कि उनके दलित वोटों में भी सेंध लगेगी, क्योंकि बहुत सारे दलित जो है वो हिंदू नहीं है, वो बौद्ध हैं। और बौद्ध, जब बौद्ध मठ की बात कर रहे हैं, तो जो बुद्धिज्म मानने वाले दलित हैं वो शायद इस तरफ शिफ्ट हो जाएं, ऐसा लग रहा है। और प्लस मुस्लिम वोट जिस तरह से बटे हैं कि आप 2022 के चुनाव में देख लीजिए कि मुस्लिम वोट कंप्लीटली जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जैसे जाके खड़ा हो गया, इसलिए बसपा की सीटें घट गई, 1 सीट पर आ गई बसपा। तो वो चिंता उनकी लाजमी है। लेकिन क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को चिंता में डालने की हैसियत रखते हैं? बिल्कुल। स्वामी प्रसाद मौर्य एक चुनाव हार गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके पहले वो 5 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे, 1 बार लोकसभा में रहे, और नेता विपक्षी दल रहे, कई बार मंत्री रहे। तो उनकी राजनीतिक हैसियत कम है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चुनाव तो बहुत लोग हारते हैं, चुनाव तो इंदिरा गांधी भी हारी थी, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी भी हारे थे। ये दोनों बहुत बड़े नेता थे, बड़े जनाधार वाले नेता थे, इनकी तुलना नहीं है स्वामी प्रसाद से। फिर भी चुनावी हार से किसी नेता के जनाधार का आप निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की उस टीम के लीडर थे जब वो मुख्यमंत्री बनी थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली। उसके पहले वो कांशीराम के शिष्य थे, उनके एक बहुत मजबूत सिपाहसालार थे। तो मायावती को बखूबी एहसास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत क्या है। और उत्तर प्रदेश में जब पिछड़ों की राजनीति प्रोमिनेंट हो गई है, दोनों पक्ष जो है, एनडीए और इंडिया, दोनों पिछड़ों को लेकर के बहुत वो कर रहे हैं।
ऐसे में मौर्य समाज एक बहुत बड़ा समाज है उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ से लेकर के और पूर्वांचल तक उसका एक बड़ा वोट बैंक है। तो वो वोट बैंक में बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। तो वो किसका प्रभाव कितना है ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन ये सही बात है, आपने जो दूसरी बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। मायावती इस वक्त एक छटपटाहट में है। उनका वोट बैंक अगर आप देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 12% पे जाके टिक गई थी। तो एक जमाने में 25% वोट सॉलिड वोट शेयर वाली बहुजन समाज पार्टी 12% पे जब आ जाती है तो उसके पास खतरा होता है। अब उनके पास कॉम्बिनेशन क्या है? उनके पास कॉम्बिनेशन ये है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर वो ले आती हैं, क्योंकि अपर कास्ट उनके साथ आने वाला नहीं है। एक बार आया था ब्राह्मण, उसके बाद से आया नहीं, बीजेपी की तरफ गया तो लौटा नहीं फिर। तो मायावती उस कॉम्बिनेशन को प्ले करती रहती है। अगर आप देखिए हाल में उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव हुए थे, नगर निगमों के चुनाव में उन्होंने 17 कैंडिडेट उतारे। पहली बार स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट्स उतारे। 17 में से 11 टिकट उन्होंने मुस्लिम्स को दिए। वो सब हार गए, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने ये प्रयास किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा टिकट्स जो हैं वो बीएसपी ने दिए मुसलमान उम्मीदवारों को। तो वो इसी कोशिश में लगी हैं। अब ऐसे में अगर एक ऐसा बयान आता, क्योंकि मुस्लिम समाज इस वक्त थोड़ा आहत है, वो इसलिए कि एक एक करके उसके धर्मस्थलों के ऊपर निशाने लग रहे हैं, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसी लाइन दे देते हैं जहां पर कि वो सिंपैथी गेन कर लेते हैं उस समाज की, कि कम से कम कोई तो इस मसले को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख रहा है, या 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वहां पर उसके पक्ष में खड़ा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो वहां पर वो एक पॉइंट गेन करते हैं, और वो जब पॉइंट गेन करते हैं तो मायावती बेचैन होती हैं, क्योंकि मायावती की फिर वही पॉलिटिक्स है। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि मायावती अगर इंडिया अलायंस में नहीं जाती हैं तो मायावती के सामने एक ही रास्ता है कि वो ओवैसी की पार्टी के साथ अलायंस करके आए। तो वो फिर वही पॉलिटिक्स होगी कि जो दलित और प्लस मुस्लिम, और दूसरी तरफ से जो अपोजिशन का अलायंस है उससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा। मैं आता हूं आप उस पे भी। मैं आपसे एक और बात करूं, आपने कहा मौर्य समाज जो है एक बड़ा समाज है, काफी वोट है उसमें। दो बड़े नेता अभी दिखाई पड़ते हैं, एक स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी के अलग हैं, हालांकि उनकी बेटी जो है संघप्रिया मौर्य, संघमित्रा मौर्य, वो तो जो है बीजेपी की एमपी है अभी भी बदायूं से। लेकिन जो मौर्य वोट बैंक की बात होती है, मौर्य जाति के वोट बैंक की बात होती है, तो एक केशव प्रसाद मौर्य का एक चेहरा दिखाई पड़ते हैं और एक चेहरा दिखाई पड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो इनमें से एक तो ये सवाल है जो हालांकि बड़ा जो है ये टिपिकल सवाल है, लेकिन मैं इसलिए पूछता हूं कि जिस तरह की पत्रकारिता हम लोग डिजिटल मीडिया में कर रहे हैं और जिस तरह के दर्शक अपेक्षा करते हैं, बेसिकली दर्शक की अपेक्षा के अनुसार ये सवाल कर रहा हूँ कि दोनों में कौन बड़ा नेता। हालांकि ये तय करना आसान काम नहीं है, हम दर्शकों आपको बता दें, आप इस तरह के सवाल करते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है कहना कि बड़ा नेता कौन है। तो केशव प्रसाद मौर्य और जो है स्वामी प्रसाद मौर्य में बड़ा कौन है या कोई और नेता है? और इससे लगा हुआ सवाल कि मौर्य समाज को इससे क्या लाभ होता है? उसके नेता अगर अलग अलग पार्टियों में होते हैं तो उनका जो है उनकी ताकत जो है समाज की घटती है या कहीं बढ़ती है, तो इससे मौर्य समाज को क्या लाभ? नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद बड़े नेता हैं या केशव मौर्य बड़े नेता हैं, ये जाहिर सी बात है कि हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन दोनों अपने अपने समय पर बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2014 के लोकसभा चुनाव के समय उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए थे, और उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने बहुत पिछड़े समाज को लामबंद किया भाजपा के पक्ष में, और नतीजा ये हुआ कि जब वो चुनाव, उसके बाद जब 17 के चुनावी नतीजे आए विधानसभा के, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका क्लेम था, लेकिन नहीं बन पाए। उसके बावजूद वो डिप्टी सीएम बनाए गए। डिप्टी सीएम बनाए गए क्योंकि तो पार्टी को उनका महत्व पता था। उसके लिए तो ये कहा जाता है कि जो है वो
आप जीत करके आए पिछड़ों के नाम पर, पिछड़ों को, और वापस उसको ढकेल दिया नीचे, सवर्णों को ऊपर कर दिया, क्योंकि वो बीजेपी भी कहा सवर्णवादी गया, पार्टी है, ऐसा आरोप लगता है। एक बार ये एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें सब बड़े नेता कुर्सियों पर, सोफों पर बैठे थे और एक किनारे एक स्टूल टाइप की चीज पर केशव मौर्य बैठे थे। वो परिस्थितियां थी वो, खैर, लेकिन उसको लेके भी बड़े तंज हुए। तो मैं बता रहा था केशव मौर्य, और केशव मौर्य की ताकत को इस तरह से भी समझिए कि पिछला विधानसभा चुनाव वो कौशाम्बी से हार गए, अपने गृह सीट से हार गए, बावजूद उसके फिर पल्लवी उनको पटेल ने डिप्टी हराया, सीएम बनाया गया। पल्लवी पटेल पल्लवी ने हराया। पटेल ने हराया, लेकिन बावजूद उसके फिर से उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। और अभी भी पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा चलती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन में फेरबदल हो तो सबसे बेहतर व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य ही होंगे। लेकिन इसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी दौर था। वो भी बहुजन समाज पार्टी के जब नेता थे तो वो बड़े नेता थे, बड़े मंत्री थे। उसके बाद जब 17 में चुनाव हारी, 12 में चुनाव हारी बीएसपी, तो नेता प्रतिपक्ष सदन में स्वामी प्रसाद मौर्य ही थे। तो स्वामी का भी कद वैसे ही है और केशव मौर्य का भी। हालांकि राजनीति में केशव मौर्य स्वामी से बहुत जूनियर हैं, लेकिन फिलहाल वो लगातार सत्ताधारी पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनका प्रभाव तो ज्यादा है। अब रह गया समाज का सवाल। समाज को दोनों में फायदा है। उस एक समाज के भीतर अगर लीडरशिप इमर्ज कर रही है, जो कि मंडल राजनीति के बाद हमने देखा है कि जो वंचित तबका था, जो पिछड़ा वर्ग था, उसके नेतृत्व बहुत उभरा, उसमें अलग अलग जातियों के नेतृत्व उभरे, तो जाहिर सी बात है कि समाज को फायदा तो होता है। अब समाज को यह देखना होता है कि किस समय वो अपने किस नेता के पीछे खड़ा हो रहा है, या किस इलाके में किस नेता के पीछे खड़ा हो रहा है। और यही एक राजनीतिक ताकत पाने की जो बात है, जो कांशीराम को मैं फिर कोट करूंगा क्योंकि संदर्भ वही बीएसपी है। कांशीराम हमेशा यही कहते थे कि आपको बीएसपी खाली संदर्भ नहीं, बीएसपी खाली संदर्भ नहीं है, कांशीराम जी का कोट भी था कि ये जो सामाजिक बदलाव की जब आप बात करते हैं, तो जब तक जातीय चेतना या कहिए सामाजिक परिवर्तन जो आएगा वो जातीय चेतना से आएगा, कि हर जातियों को लगना चाहिए कि उसकी जाति का हिस्सा होना चाहिए सत्ता में। तो आप जो बात कर रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं जी, कंटिन्यू करें। वही नारा था ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब वहां पर फिर ये वोट शेयर्स की बात होने लगी, रिप्रेजेंटेशन की बात होने लगी। और जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर आने के बाद समाज में जो एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है, समाज के भीतर एक जो ताकत, अपने आप को महत्व लेने की फीलिंग आती है, वही आधार है राजनीति का। और राजनीति में इस तरह के जो दल है या इस तरह के नेता जो हैं, उनके उभार का आधार ही यही बनता है भारत की राजनीति में। तो ऐसे में अब ये देखने की बात है कि, और ये भी सच है कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो सेंटिमेंट्स बेस्ड वोटिंग बहुत ज्यादा होती है, आर्ग्यूमेंट बेस्ड वोटिंग से कहीं ज्यादा, या लॉजिक बेस्ड वोटिंग से ज्यादा। तो सेंटिमेंट्स कहाँ हिट हो रहे हैं, और हर नेता यही कर रहा है। चाहे बीजेपी, अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह रहे हैं कि ज्ञानवापी में तो अब क्या सवाल करना, क्योंकि वहां पर त्रिशूल कौन पहुंचा दिया, हमने तो नहीं पहुंचाया, तो वो एक सेंटिमेंट को वो कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब बात एक जिक्र कर रहे हैं संदर्भ में, तो वो भी एक सेंटिमेंट को पुश कर रहे हैं। तो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स के ये सारे तो हमको देखने को हमेशा मिलेंगे और मिलते रहे हैं। और खासतौर से 1990 के बाद 80, आप ये समझिए कि 1989 के बाद जो उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो इसी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। चाहे मंडल आया या कमंडल आया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज जो है ना, लेट 80s और अर्ली 90s का जो फेज है, वो भारतीय राजनीति के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति के लिए, जहां पर सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं या तो जातीय आधार पर बनते हैं या धार्मिक आधार पर बनते हैं, सांप्रदायिक आधार पर बनते हैं। तो ऐसी स्थिति के भीतर विकास तो कहीं बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है, वो नारों में आ जाता है, अपने प्रचार में आ जाता है, लेकिन मूल तत्व जो है, जब ग्राउंड पे आप जाते हैं अपने वोट को कंसोलिडेट करने के लिए, तो आपके पास यही दो रास्ते होते हैं। और यही रास्ता, ऐसा नहीं है कि स्वामी या योगी जैसे नेता ही बोल रहे हैं जो प्रदेश स्तर में हैं अभी। जब हमारे प्रधानमंत्री अपना कैंपेन करते हैं तो वो भी ये लोग और वो लोग करके इशारा कर देते हैं।
कपड़ों से पहचान का इशारा करते हैं, वो इन सेंटिमेंट्स है, जी वो बिल्कुल। सेंटिमेंट्स को कैटर कर रहे होते हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द रहते हैं और हम देखते हैं कि अभी एक बयान मैं देख रहा था इनका शिवपाल यादव जी का। तो शिवपाल यादव जी अभी यात्रा पे हैं और जैसे मुलायम सिंह यादव ने जब पार्टी बनाई थी समाजवादी पार्टी, तो कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो निकले थे, वो ही बहुत लंबा संघर्ष किया था उन्होंने सड़क सड़क। तो वापस वो निकले हैं अपने समाजवादी पार्टी के वोट के आधार को बढ़ाने के लिए। उनका बयान था कि वो जो है कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। लेकिन लेकिन ये जो अखिलेश यादव है वो चुप्पी साधे हुए। चुप क्यों है अखिलेश यादव? देखिए एक बात और इस चीज को ऐसे समझ लिया जाए कि जो समाजवादी पार्टी है उसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है। वो ठप्पा लगा हुआ है जो बीजेपी ने जब बाबरी ध्वंस का समय आया था तो उस वक्त ही लगा दिया था मुलायम सिंह यादव पर, मुल्ला मुलायम सिंह। और जैसे ही समाजवादी पार्टी इस तरह की कोई बात करती है ऑफिशियली, तो तुरंत फिर वो रिएक्शन में आ जाता है मामला कि ये फिर वो मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम राजनीति की तरफ जा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार भी आप देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों के ऊपर, तो उस वक्त पार्टी ने तुरंत कोई रिएक्शन नहीं दिया था। लेकिन ओवरऑल ये स्ट्रेटजी का भी एक पार्ट हो सकता है कि बड़े नेता कुछ ना बोले, जिससे कि पार्टी के साथ ये जो मौका मिलता है बीजेपी को, वो वहां पर ना मिले, लेकिन बात पूरी चली जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नेता तो समाजवादी पार्टी के ही हैं और वो रहने वाले भी हैं। बीजेपी में गए जरूर थे, लेकिन जब आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क बहुत नहीं मिलता और एक सफल राजनीतिज्ञ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति उसकी बनती नहीं है, इसलिए वो बहुत जल्दी चले आए। फिर उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसी वक्त समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि बीएसपी से जो नाराज बड़े नेता थे उनका स्वागत करना शुरू किया। तो आप देखिएगा लालजी वर्मा, रामाचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये बीएसपी के स्टॉलवर्ड्स थे। और इसके अलावा दो और नेता थे, तो बाबू सिंह कुशवाहा घोटाले में फंस गए, वो इरिलीवेंट हो गए, और नसीमुद्दीन जो है वो चले आए कांग्रेस के भीतर। तो बीएसपी के पास वो फोर्स तो अब बची नहीं, उसके टॉप लीडर्स, तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉप लीडर्स वो समाजवादी पार्टी में गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव ने एक काम और किया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के भीतर पहली बार एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जो दलित उस पे था, अंबेडकर उस पे, और फिर लोहिया और अंबेडकर की फोटो साथ आनी शुरू हो गई। तो वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और स्वामी प्रसाद मौर्य उस स्ट्रेटजी के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत आप समाजवादी पार्टी कभी वो नहीं करेगी, रोकेगी भी नहीं, क्योंकि मैसेज जो है वो है। और तो दूसरा ये कि इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, वो आखिरी सवाल होगा क्योंकि अभी टाइम भी हमारा हो रहा है। छोटे में जवाब दीजिएगा। सवाल हालांकि बड़ा है लेकिन जवाब आपसे छोटे में चाहिए कि जो एक कहा जाता है यादव समाज को लेकर के या समाजवादी पार्टी को लेकर के या अखिलेश यादव को लेकर के, एक तो माना जाता है कि पिछड़ों में यादव दबंग है और जो दूसरे पिछड़े हैं उनके साथ वो सम्मान का भाव नहीं रखते, उनको दबा के रखते हैं। उनके लिए वही सवर्ण हो गए, यादव सवर्ण हो जाते हैं। एक दूसरी बात ये कहा जाता है कि जो अखिलेश यादव है वो अपनी कोटरी में है, वो दलित मुस्लिम जो उनका गठजोड़ है उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और अपने पैरेलल और दूसरे नेताओं को उभरने नहीं दे रहे हैं, ये आरोप लगता है। तो क्या माने कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से उनके पीछे खड़े दिखाई पड़ते हैं जब से वो आए हैं, कि वो जो एक मजबूत जाति कुशवाहा जाति भी है, मौर्य जाति भी है, उन सबको एड्रेस कर रहे हैं, दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से, चूंकि बसपा में रहे हैं, वो बुद्धिज्म को लेकर के बयान दे रहा है, बौद्ध मठ को लेकर के, तो दलित को भी और यादव गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं उसको एक साथ एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उसके साथ खड़े हैं। तो बड़े एक जन समुदाय है उसको जोड़ने का प्रयास माना जाएगा ये बिल्कुल, क्योंकि हालिया दिनों में हमने देखा है कि जब पार्टी के संगठन में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें यादव रिप्रेजेंटेशन उतना नहीं है जितना पहले आरोप लगाए जाते थे। या अगर आप पिछले विधानसभा के टिकट्स को देखें तो वहां भी ये
बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है। और हमें लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव में टिकट बंटवारा होगा वहां भी ये विजिबिलिटी होगी, क्योंकि ये अखिलेश यादव को भी पता है, ये सपा के रणनीतिकारों को भी पता है कि अगर सिर्फ यादव मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो चलेगा नहीं। और उसका रिएक्शन जो है दूसरी जो बैकवर्ड लीडर्स हैं या जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनके ऊपर। इसीलिए आप देखिए कि जाति जनगणना के सवाल को लेकर बहुत आगे तक बढ़ गई है पार्टी। तो वो पुराने उस कॉम्बिनेशन को ले आना है। दूसरा कि बीजेपी को मौका नहीं देना है वो हिट लगाने का, और इसलिए अखिलेश यादव बहुत ज्यादा वोकल नहीं हो रहे हैं। वो कुछ जरूर बयान देते हैं, लेकिन वो ऐसे बयान खुद नहीं देते हैं। तो कोशिश है कि एक बड़ा फिर से आधार तैयार हो। कितना सफल होगा ये पता नहीं अभी। जी, डॉक्टर उत्कर्ष, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है स्वामी प्रसाद मौर्य। भले वो अलग अलग पार्टियों में होते हुए यहाँ तक पहुंचे, और हो सकता है कल समाजवादी पार्टी से किसी और पार्टी में चले जाए, कांग्रेस में चले जाएं, या कहीं, चूंकि कांग्रेस में जाना उनका पार्टी है, कहीं और चले जाएं। या अभी तो चर्चा चल रही है, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि वो चर्चा जो है गॉसिप के तौर पे है और कुछ नहीं है, कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बेटी है संघमित्रा मौर्य, वो उनको लाने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा अखबारों ने दिया है कि उनको बीजेपी में वापस लेकर के आना चाह रही है, आ रही है। लेकिन ये मुझे लगता है कोरी अफवाह है। अभी वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो सपा में है, और सपा में उनके लिए स्पेस है। जैसा कि अभी जो बयान, जो लास्ट में जो उत्कर्ष जी ने जो जवाब दिया उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप जरूर बतलाएं, और हमारी कोशिश है कि राजनीति के अलग अलग पहलुओं पे हम चर्चा करें, और आप निर्णय लें कि कौन सी राजनीति, किसकी राजनीति नागरिकों के हित में है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है व्यक्ति। और मैं अक्सर बोलता हूं कि धार्मिक भावनाएं जो है वो आपको बरगलाने के लिए, वो आपका वोट हाईजैक करने के लिए, किडनैप करने के लिए। मूल जो है एक बड़ा अच्छा जो है पंक्ति है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। भगवान भरोसे हम कहते जरूर है कि सब भगवान भरोसे है, लेकिन भगवान भरोसे कोई नहीं। सब अपने अपने तरीके से उद्यम कर रहा है, सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। नागरिक को भी प्रयास करना है, क्योंकि नेता जो कर रहे हैं वो अपने आप को स्थापित करने के लिए करते हैं। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता है। सबका अपना प्रयास, और सब अपने अपने तरीके से रोटियां सेकते रहते हैं। वो धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि एक आदमी जो कल समाजवादी में पार्टी में था वो बीजेपी में चला जाता है, जबकि दोनों की आइडियोलॉजी एकदम अलग है। एक जो है कांग्रेस का है वो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी का है वो कांग्रेस में चला जाता है। तो वो अपनी कुर्सी देखता है, उसको आपके मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है। आपको उस पर उलझा देता है, और आप इस पे अड़ जाते हैं, और अपने पड़ोसी से, अपने भाइयों से, अपने गांव वाले से उलझ जाते हैं। आप धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, और इसमें छूट जाता है स्कूल, जिसको शिक्षा कहते हैं, स्वास्थ्य छूट जाता है, आपका रोजगार छूट जाता है। तो आप अपने मुद्दे पर रहें। रोटी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ये भगवान भरोसे नहीं है। भगवान भरोसे अगर होता तो जो बड़े बड़े पुजारी हैं, जो बड़े बड़े इमाम हैं, जो बड़े बड़े जो धर्माधीश हैं अलग अलग धर्मों के, वो अस्पताल नहीं आते, वो पढ़ने के लिए स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं जाते, वो मस्जिद या मंदिर में बैठ के पढ़ाई करते, या बीमार पड़ने पर मंदिर या मस्जिद में ही बैठे होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने देखा कि कोरोना के समय मंदिर, मस्जिद, गिरजा सब बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद कर दिए? बीमारी तो प्रकृति प्रदत्त थी, भगवान ने ही दी होगी शायद। तो भगवान को तो रोकना चाहिए, उनसे अनुनय विनय करना चाहिए कि भाई क्या कष्ट, क्या हम लोगों ने गलत किया कि आपने ये दिया। अस्पताल क्यों भाग रहे थे? आपने देखा कि हर समय लोग जो है अस्पताल ढूंढ रहे थे, बेड ढूंढ रहे थे, ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे। तो ये विज्ञान की देन है, और हमारा संविधान विज्ञान को महत्व देता है। धर्म के प्रति ठीक है कि आप अपना धर्म मानते हैं, तो वो नागरिकों का सम्मान है कि नागरिकों को अगर लगता है कि धर्म उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपका सम्मान है। लेकिन हमारा संविधान जो है धर्म को प्रधान नहीं मानता है। हमारा संविधान नागरिकों को प्रधान मानता है, और नागरिकों के विकास में विज्ञान की कितनी बड़ी भूमिका है उसको प्रधान मानता है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोपहर में हम बात करेंगे 3 बजे
जातीय जनगणना को लेकर के, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट राजनीतिक ही नहीं सामाजिक इशू। तो 3 बजे आप देखना न भूलें जातीय जनगणना को लेकर के चर्चा। और रात में हम बात करेंगे 9 बजे संसद से सड़क तक हंगामा ही हंगामा। आप देख रहे हैं कि संसद में हंगामा मचा हुआ है, सड़क पे हंगामा मचा हुआ है। और जो कहते थे लोहिया कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद अराजक हो जाती है, अभी तो दोनों अराजक। संसद में विपक्ष का बयान नहीं ध्यान में रखा जा रहा है, अपने तरीके से सत्ता पक्ष बिहेव कर रही है, और सड़क पे भी जो है वो सारा प्रशासन, कानून, सरकार, संविधान सब ताखे पे जैसे रख दिया गया। और सोशल मीडिया पे आप सब देख रहे हैं कितने भयावह भयावह जो है वीडियोज आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, नारे उछल रहे हैं, और वो बड़े खतरनाक है हमारे भारत के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारे संविधान के लिए। नमस्कार।